तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नीट यूजी 2019 के पेपर से। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे बायोलॉजी सेक्शन के पॉइंट्स, और इसमें जो कि सिलेबस से रिमूव हो चुका है उसको हम बता देंगे। सो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, जी नॉट फेज़। जी नॉट फेज़ क्या होती है? सेल्स इन जी नॉट फेज़ एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल को। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम जानते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट जो करता है। जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम में क्या लैक करता है, कौन सी सेल्स लैक करती हैं, कौन सा ट्यूब लैक करता है? तो यहाँ पे दो हैं, लेकिन हम ये भी समझ लेंगे क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट है, इसके भी दो हैं। क्या प्रेजेंट होता है, ये भी दो हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या लैक करता है। तो इनमें लैक करता है आपका स्यू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये पता होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। यही एक्चुअली पॉइंट पूछा ही गया था लैक पे, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट आपका होता है एल्बुमिनस सेल्स एंड आपका प्रेजेंट होता है स्यू सेल्स। ठीक है, क्लियर। प्रेजेंट होता है स्यू सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स, जबकि लैक करता है स्यू ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, जो कि नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सनट्रेटेड यूरिन पे। कंसनट्रेटेड यूरिन पे पॉइंट है ये, कि कॉन्सनट्रेटेड यूरिन कैसे मिल रही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था कि मेंटेन करते हैं हम हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम किडनी में, तब हमें मिलती है कंसनट्रेटेड यूरिन। मतलब हम नहीं मेंटेन करते हैं, किडनी मेंटेन करती है। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं, जो कि ट्रू लाइन है, मेंटेनिंग हाइपर, इसको थोड़ा पेज को छोटा करते हैं, नहीं इतना ही छोटा होगा, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन किडनी। ये भी लिखने की ज़रूरत है, इन किडनी भी लिखने की ज़रूरत है। ओके, लिख दिया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम मेंशन कर सकते हैं। वैसे इरिथ्रोपोइटिन के बारे में तो पता होगा आपको कि वो रिलेटेड होता है आरबीसी से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी कॉन्सनट्रेटेड यूरिन से डिस्कस करेंगे। उसी क्वेश्चन में दे रखा था, जिस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन का ये पॉइंट है ट्रू वाला। अगर हाई लेवल हो जाता है, हाई लेवल हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक होता है, सॉरी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तब भी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। क्या, कब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी? जब मेंटेन होगा हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम किडनी में, तब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मिलेगी। और जब लेवल हाई हो जाएगा किसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। ठीक है, अब इसके बाद मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल आंसर है क्वेश्चन का, लेकिन कई लोगों के लिए कठिन भी है। जैसे होमो, फर्स्ट हैबिलिस से स्टार्ट करेंगे। होमो हैबिलिस, इसका ब्रेन का सीसी कितना होता है? ब्रेन का साइज मेनली बोल सकते हैं। तो होमो हैबिलिस में जो होगा आपका होता है 650 से लेके 800 सीसी, याद रखना है। फिर होमो इरेक्टस की बात करेंगे पहले। होमो इरेक्टस का कितना होता है? 900 सीसी। मैं सीक्वेंस से लिखे दे रहा हूँ, उसमें सीक्वेंस से नहीं था, ठीक है। फिर होमो नेंडर थैलेंसिस, इसमें कितना है? होमो नेंडर थैलेंसिस में 1400 सीसी मिल जाता है। और लग रहा है इंजन की बात कर रहे हैं। हाँ, होमो सेपियंस में आपको कितना मिल जाता है? स्क्रीन एकदम हीट कर गई है। ओके, लेकिन इसको कंप्लीट कर देते हैं अभी तो। आई थिंक फोर्थ पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। होमो सेपियंस में 350 सीसी है। चलो, होमो हैबिलिस में 650 800 सीसी है, 650 से 800। होमो इरेक्टस में कितना है? 900 सीसी है। ओके, नेंडरथैल में आप देखेंगे तो 1400 है। फिर सेपियन में घट गया है, 350 सीसी हो गया है, मतलब उसका साइज़ घट गया है। ये साइज होता है, क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं। सीसी को अगर आप लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें हम लैकोपेरॉन के बारे में बात करेंगे। जीन्स जो होती हैं, जीन्स ऑफ लैकोपेरॉन, और उसके क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। आई जीन की हम बात करेंगे। आई जीन सिंपल सा है, रिप्रेशर। रिप्रेशर क्या है? रिप्रेशर प्रोडक्ट होगा। आई जीन आपका जीन है लैकोपेरॉन का, ठीक है। आई जीन रिप्रेशर हो गया। जेड जीन जो होगा, जेड जीन आपका बीटा गैलेक्टो साइडेज हो गया। और आपका ए जीन क्या होगा? ए जीन आपका होगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। और बात करें वाई जीन की तो यार ये परमीएज होता है, ठीक है, परमीएज होता है, ठीक है। आई जीन, ये सारे जीन हैं लैकोपेरॉन के, ठीक है। आई जीन कौन सा प्रोडक्ट देता है? रिप्रेशर। जेड जीन, आई जीन रिप्रेशर, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज एंड वाई जीन परमीएज। मेनली कई लोगों को आई वाला याद रहता है, आई जीन रिप्रेशर का होता है मेनली याद रहता है, वाई जीन परमीएज का होता है याद रहता है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का है ये भी याद रहता है, लेकिन ए जीन नहीं याद रहता है। ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज का होता है, ट्रांस एसिटाइलेज, ओके। तो इसको स्टार मार्क कर लो। मैंने ज़्यादातर मेजर लोगों की बात करी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? पार्थेनोजेनेसिस पे है इंपॉर्टेंट। पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस में एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स, थोड़े से सम प्लांट्स में क्या होता है, फीमेल गैमीट डेवलप हो जाता है, फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। फीमेल गैमीट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके। पार्थेनोकार्पी को वैसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो सभी को पता होगा, लेकिन जेनेसिस समझ लो, जेनेसिस भी सभी को पता होगा। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? कुछ प्लांट्स में फीमेल फीमेल गैमीट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनटू एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमीट डेवलप हो जाते हैं इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारा एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड होता है। ये मस्कुलर आ रहा है तो मस्कुलर ही होगा, मस्कुलर ऑलरेडी नाम में ही आ रहा है तो ये मस्कुलर डिसऑर्डर ही होगा, मस्कुलर डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर है। स्पेलिंग गलत लिख दी ना? नहीं, सही लिखी है। अब मेन पॉइंट तो अब है, मस्कुलर डिसऑर्डर तो है, ठीक है, लेकिन अब ये ऑटो इम्यून है या फिर जेनेटिकली इनहेरिटेड है? तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर हम बात करें आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है ये भी मस्कुलर रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन ये ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिब्स के ऊपर है। कैसा पॉइंट है कि कितनी वर्टिब्रो स्टर्नल होती हैं, कितनी वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होती हैं, कितनी आपकी वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स होती हैं, और कितनी आपकी वर्टिब्रल रिब्स होती हैं, इनकी बात करनी है। तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स जो होती हैं वो 7 पेयर होती हैं, ठीक है, 7 पेयर होती हैं। इनको ट्रू रिब्स भी बोलते हैं, इनको, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कितनी होती हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल आपकी 3 पेयर होती हैं, ठीक है, और इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल रिब्स कितनी होती हैं? ये 2 पेयर होती हैं। टोटल कितनी होगी? 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेयर हो गए। टोटल कितने हो गए? 12 पेयर, मतलब हम बोल सकते हैं 24 रिब्स, है ना, दोनों साइड की मिला के, पेयर को मिला के। अब ये जो 2 पेयर हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ओके। तो वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड वर्टिब्रल, ठीक है। एससी याद रखो यहाँ से, बस एससी, ठीक।
पहले एक्सटर्नल आएगी फिर कॉन्ड्रल आएगी, समझ रहे हो? मतलब ये एक्सटर्नल वाली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, ऐसे याद रख सकते हो, स्टर्नम से ये अटैच्ड हो जाती हैं, होती हैं स्टर्नल वाली। कॉन्ड्रल वाली जो होती हैं ये स्टर्नल से नहीं अटैच, स्टर्नम से नहीं अटैच होती हैं, ये अटैच होती हैं सेवेंथ वाली से, अटैच्ड विद सेवेंथ वाली, ठीक है, तीनों। और ये तो खुली फ्रीडम में अपनी लटक रही होती हैं, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर। वर्टिब्रो स्टर्नल 7 पेयर्स होती हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल 3 पेयर होती हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। वर्टिब्रल कितनी होती हैं? 2 पेयर होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बात करेंगे किसकी, ग्रास की जो लीव्स होती हैं वो कर्ल कर जाती हैं। ग्रास की जो लीव्स होती हैं वो कर्ल कर जाती हैं, किधर को? इनवर्ड कर्ल कर जाती हैं। इनवर्ड्स कर्ल कर जाती हैं कब? जब ड्राई इन्वायरमेंट होता है, वेरी ड्राई वेदर बोल सकते हैं, वेरी ड्राई वेदर में। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। तो इनके कर्ल होने का, ये जो ग्रास की लीव्स हैं वो कर्ल कर जाती हैं इनवर्ड वेरी ड्राई वेदर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्लैसिडिटी होती है बुलिफॉर्म सेल्स में, तब कर्ल होती हैं ग्रास की लीव्स वेरी ड्राई वेदर में, ठीक है। क्लियर, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब एक बहुत ही अमेजिंग सा पॉइंट है। कितने पॉइंट डिस्कस हो गए? अच्छे खासे डिस्कस हो गए, वाह गजब। वैसे इन्फिनिटी पेज मैंने खोल रखा है, ये स्क्रॉल करते जाएंगे, ये आगे चलता जाएगा। अब ये एंट्रेनम पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना है ना। इसको बहुत सारे लोग समझते भी होंगे। सो एंट्रेनम पे चलते हैं। एंट्रेनम या स्नैपड्रैगन बोल सकते हैं, स्नैप ड्रैगन। मैंने सोचा तो नोट्स से बताएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बता देते हैं, है ना। गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, रेड फ्लावर होगा, ठीक है। रेड फ्लावर का क्रॉस होगा किसके साथ? वाइट फ्लावर के साथ, वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस होगा, ठीक। इसको रेड को आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन आपको मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी। F1 जनरेशन में क्या आपको मिलेगा? आर आर, ठीक है। ये हो जाएगा पिंक फ्लावर, मतलब आपको F1 जनरेशन में क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला। इसको थोड़ा पास में लिखते हैं, इतना दूर क्यों लिखा मैंने। ये आपको क्या मिला है? पिंक फ्लावर, पिंकी मिल गई आपको, ठीक है। अब पिंक फ्लावर मिला, उसके बाद अब F2 जनरेशन में क्या मिलेगा? अगर हम इसकी सेल्फिंग कर दें तो हम इसकी सेल्फिंग कर देंगे इसी से सेम, ठीक है। ये भी पिंक फ्लावर है। सेल्फिंग मतलब जो आया है आपका जिस जनरेशन में, उसी से आपकी क्या करा दी गई है? सेल्फिंग मेटिंग, ठीक है। अब इसकी जब सेल्फिंग कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? F2 जनरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं F2 जनरेशन, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जिसमें आपको मिलेगा, रेड को पहले लिख लेते हैं कि वाइट को पहले लिख दें, किसी को पहले लिख लेते हैं, वाइट, ठीक है। रेड एंड, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा, रेड को पहले लिखते हैं, रेड को लिखेंगे, फिर पिंक आया था बीच में तो पिंक को लिखेंगे, देन वाइट को लिखेंगे जो कि साथ में था, ठीक है। अब इसमें हम रेड का देखेंगे कितना प्रोपोर्शन होगा। रेड आपका होगा 1/4, ठीक है। रेड कितना है? 1/4। पिंक कितना होगा? 2/4। आप देखो कितना क्लियर, आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं अलग तरीके से लिखता तो यही चीज़ समझ ना आती। और फिर वाइट 1/4, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि रेड पहले आएगा, देन पिंक, देन वाइट, ठीक है। रेड 1/4, पिंक 2/4 एंड देन वाइट, फिर वो 1/4, ठीक है। यहाँ पे समझ लो एंट्रेनम, स्नैपड्रैगन, रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर, ठीक है। इसमें हमने क्रॉस करा है, क्रॉस कराने पे हमको क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला, ठीक है। पिंक फ्लावर मिला जिसकी हमने सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग कराई, उसी से सेल्फिंग मतलब जो मिला है जनरेशन में उसी के साथ फिर से मेटिंग करा दी। तो F2 जनरेशन में हमको रेड मिला एंड पिंक मिला एंड वाइट मिला। अब यहाँ पे हम चलेंगे मुद्दे पे। यहाँ पे एक्चुअली कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, फिर पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दे रखा था कुछ ऐसा था कि जो पिंक कलर आया है F1 जनरेशन में वो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से है?
तो देखो यहाँ पे ना रेड का आया ना वाइट का आया, मतलब पेरेंट्स का कुछ भी नहीं आया, बीच का आया। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना इधर का ना उधर का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, रेशियो भी उसमें दे रखा था, रेशियो मैंने बता दिया कैसा कैसा रेशियो है, तो रेशियो तो क्लियर हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसमें कुछ ऐसा लिख रखा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ऐसे कुछ था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है, यूनिवर्सली अप्लाई होता है। ये सही वाले स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, गलत स्टेटमेंट कुछ भी नहीं। इस पूरे मतलब क्या इस लेक्चर में, पूरे भी लेक्चर में मैंने कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताया, सारे मैंने करेक्ट बताए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या इस एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंस कहीं आपको दिखा, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लागू होते हुए दिखा? कहीं नहीं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, अगर कोई एक चीज़ दूसरे पे डोमिनेट हो रही हो, रेड कहीं नहीं डोमिनेट हुआ, ना रेड आया ना वाइट आया, बीच का आया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और यहाँ पे आप F2 जनरेशन में देखेंगे तो उसमें भी आपका रेड, पिंक और वाइट तीनों है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली अप्लाई होता है, इतना याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिख लेना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो रहा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम जाइलम की बात करेंगे। क्या जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? तो जाइलम सबको पता है कि पानी वाटर को ट्रांसलोकेट करता है। उसके अलावा मिनरल वाला भी सबको पता है कि मिनरल को ये क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है, मिनरल सॉल्ट्स को। ठीक है, इसके अलावा ये किसको ट्रांसलोकेट करता है? कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स को, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स को क्या करता है, ये ट्रांसलोकेट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। क्लियर है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है वाटर और मिनरल आपको पहले से पता होगा, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स वाला याद रखना है कि कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स को और हार्मोन्स को ये ट्रांसलोकेट करता है, तो यही एस्ट्रिक लिख लो। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा प्रेजेंटेशन पे है, पराइटल वगैरह पे। तो हम सीधे एक प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे जिसकी यहाँ पे बात करी गई, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक्सियल हम देख लेते हैं। एक्सियल में एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें लेमन होगा, चाइना रोज़ होगा, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, याद रहते हैं ऐसे। लेमन हो गया, चाइना रोज़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई है? हाँ, टोमेटो है, टोमेटो। ओके, अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में दे रखा था प्रेजेंटेशन के ऊपर कि ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल अगर डेवलप हो जाते हैं ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, इन ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट अगर डेवलप हो जाए, पेरिफेरल पार्ट में डेवलप हो जाए, तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी? कौन सी प्रेजेंटेशन होगी बताएं। ओव्यूल अगर डेवलप हो रहे हैं इनर वॉल ऑफ ओवरी में और बोल सकते हैं पेरिफेरल पार्ट में, तो वो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी? तो वो होगी आपकी पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन होगी। ठीक है, बाकी क्लियर है, अब इसके बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम चलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। इसमें और क्या डिस्कस कर लें? पैराइटल प्लेसेंटेशन हो गया, एक्सियल की बात करनी थी, एक्सियल के एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, और क्या बताना चाहिए? हाँ, फ्री सेंट्रल के एग्जांपल बता देते हैं। फ्री सेंट्रल के एग्जांपल्स, फ्री सेंट्रल के एग्जांपल हो जाएंगे डायंथस एंड प्राइम रोज, डायंथस एंड प्राइम रोज फ्री सेंट्रल के एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अच्छे गए, यही दो ही दे ही रखे हैं अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे। उसके बाद कह रहा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे, तो इंसुलिन डिपेंडेंट हमको क्या देखना है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर देखना है।
इंसुलिन डिपेंडेंट क्या देखना है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ट्रांसपोर्टर्स तो पहले हटा दो, ट्रांसपोर्टर लिख दो, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, ग्लूट 4, 4 है ये, 4 ब्रो, सही लिख ब्रो, दिस इज 4। ठीक है, ठीक है। और इंसुलिन इंडिपेंडेंट कौन होता है, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, 4 तो नहीं होगा, ग्लूट 4 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। तो इसी को याद रख लो, बाकी आपके चलते रहेंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन ब्रीडिंग पे पॉइंट होने वाला है। क्या इन ब्रीडिंग एसेंशियल होती है टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनिमल? हाँ जी, इन ब्रीडिंग, इसको ऐसे लिख देते हैं, इन ब्रीडिंग जो होती है, इन ब्रीडिंग एसेंशियल है फॉर प्योर लाइन। ठीक है, क्लियर। एक और पॉइंट है, इन ब्रीडिंग डू नॉट, इन ब्रीडिंग डू नॉट सेलेक्ट हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सेलेक्ट करता है हार्मफुल रेसेसिव जीन को, तो फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक, तो इसको याद रखना है, इन ब्रीडिंग कभी भी सेलेक्ट नहीं करता है, डू नॉट। और यही पॉइंट दे रखा था जिसमें हमको बताना था कि इनकरेक्ट है, तो यही इनकरेक्ट था, इसमें डू नॉट नहीं लगा हुआ था, जो कि अपने पास से मैंने ऐड कर दिया, इसके पैसे बाद में दे देना। ठीक है, ओके। इन ब्रीडिंग क्या करता है, इन ब्रीडिंग जो है, वाह भाई कितना शोर है, चला जा चला जा चला जा चला जा। ओके, चलो, इन ब्रीडिंग क्या होता है, क्या होता है नहीं है, इन ब्रीडिंग क्या इंक्रीज़ करता है, इन ब्रीडिंग इंक्रीज़ करता है आपका, इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ करता है इन ब्रीडिंग। ठीक है, और इन ब्रीडिंग एक्चुअली जैसे ऊपर लिखा था, क्या सेलेक्ट कर रहा है, क्या क्या नहीं सेलेक्ट कर रहा है, तो इन ब्रीडिंग क्या एक्चुअली एक्यूमुलेट करता है, इसको देख लेते हैं। इन ब्रीडिंग जो होता है, इन ब्रीडिंग एक्यूमुलेट करता है, लेट्स आपके एक्यूमुलेट्स सुपीरियर जीन्स, सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करता है, और क्या रिमूव करता है और क्या एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट कर देता है अनडिजायरेबल जीन्स। ठीक है, इन ब्रीडिंग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कायदे से। इन ब्रीडिंग जो है एसेंशियल होता है प्योर लाइन के लिए। ठीक है, इन ब्रीडिंग कभी भी सेलेक्ट नहीं करता, कभी भी सेलेक्ट नहीं करता है हार्मफुल रेसेसिव जीन को, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी घटा देंगी, फर्टिलिटी घटा देंगी। ठीक है, इन ब्रीडिंग जो होता है इंक्रीज़ कर देता है होमोजाइगोसिटी। ठीक है, इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ करता है, ओके, वेरी ट्रू। उसके बाद इन ब्रीडिंग एक्यूमुलेट करता है सुपीरियर जीन्स को, सुपीरियर जीन्स को, एंड एलिमिनेट कर देता है अनडिज़ायरेबल जीन्स को। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे, वैसे सिलेबस में देखोगे तो ये इनब्रीडिंग वाला पॉइंट पूरा हट चुका है, जितना भी ये ब्रीडिंग श्रीडिंग वाला है, जितना भी बफैलोज वाला पॉइंट है, हैन वाला पॉइंट है, सब रिमूव कर दिया गया है, राइस वीट सब। लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, तो देखना ज़रूरी था इसके पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल सा है, इसको क्लियर करने में वैसे टाइम ज़्यादा लग गया इसको, चलो अब एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ग्रास हॉपर्स वगैरह के बारे में है, ये तो इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक्स से है। ठीक है, मेल ग्रास हॉपर जो होते हैं, मेल ग्रास हॉपर जो होते हैं, उनमें 50% ऑफ स्पर्म कैसा होता है, हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। कितनी अजीब बात है, मेल ग्रासहॉपर जो होते हैं उनमें 50% स्पर्म्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। वाह भाई साहब, ओके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट, कि डोमेस्टिकेटेड फाउल जो होते हैं, डोमेस्टिकेटेड फाउल्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें इनमें जो सेक्स होता है ऑफ प्रोजेनी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका ऑन टाइप ऑफ एग, ऑन टाइप ऑफ एग रेदर देन
स्पर्म, ठीक है। एग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स में सेक्स जो होता है, प्रोजेनी का सेक्स जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन ऑन टाइप ऑफ एग रेदर देन स्पर्म। ओके, इसके बाद हमको पता है मेल फ्रूट फ्लाई कैसी होती है। मेल फ्रूट फ्लाई आपकी जो होती है, मेल फ्रूट फ्लाई हेट्रोगैमेटिक होती हैं। अच्छा बताओ, अभी बात की थी इनब्रीडिंग की, तो उसमें होमोजाइगोसिटी होती है हेट्रोजाइगोसिटी? होमोजाइगोसिटी। मेल फ्रूट फ्लाई कैसे होते हैं? हेट्रोगैमेटिक होते हैं। क्लियर। ह्यूमंस में एक और चीज़ डिस्कस करनी है। ह्यूमंस में जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है वो शॉर्ट होता है देन फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कुछ नहीं यार, कोलेस्ट्रम जो होता है उसके अंदर आपका इम्यूनोग्लोबिन ए मिल जाता है, ग्लोबिन ए मिल जाता है, बस बात ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन क्या है? जो एंजाइम्स होते हैं ईटीएस के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो कहाँ पाए जाएंगे? तो एंजाइम जो होंगे, एंजाइम्स काहे के, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख दे रहे हैं सिंपली, वो कहाँ एम्बेडेड होंगे? वो एम्बेडेड कहाँ होंगे? वो एम्बेडेड होंगे आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड होते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है। अब जब इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं आपके एंजाइम्स, कौन से? ईटीएस वाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले, एम्बेडेड होते हैं कहाँ? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी समझ लेते हैं कि इनर मेम्ब्रेन आपकी होती कैसी है। इनर मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वो होती है कॉन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, कॉन्वोल्यूटेड होती है, उसके साथ साथ उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। उसकी मैट्रिक्स में जाओ, ठीक है, चले गए। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। एंड क्या होता है? ये डीएनए ही लिखा है, हाँ डीएनए। एंड राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। हमने क्या समझा? एंजाइम्स कौन से? ईटी के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम कहाँ एम्बेडेड होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एम्बेडेड होते हैं। फिर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? वो कॉन्वोल्यूटेड होती है विद इनफोल्डिंग्स। वो कॉन्वोल्यूटेड होती है कैसी? कॉन्वोल्यूटेड होती है विद इनफोल्डिंग्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है एंड राइबोसोम होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये आउटर मेम्ब्रेन पे है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही पूरी इधर। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसी होती है? वो परमिएबल होती है। किस चीज़ के लिए परमिएबल होती है? टू मोनोमर्स। परमिएबल मतलब वो परमिट दे रही है कि आओ जाओ इधर उधर। मोनोमर्स कैसे? मोनोमर्स काहे के? मोनोमर्स ऑफ आपका कार्ब्स, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट्स एंड योर प्रोटीन्स। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। परमिएबल टू व्हाट? परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ व्हाट? ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ओके, उसके बाद हमारा बीटी टॉक्सिन की बात करेंगे। बीटी टॉक्सिन पहली बात कहाँ से मिलता है? बीटी टॉक्सिन आपका मिलता है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से इन बालवॉर्म, ठीक है। अब ये आपका एक्टिव कब होगा? एक्टिव ये कब होगा? ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव तब होगा जब इसको एल्केलाइन पीएच मिलेगा। और एल्कलाइन पीएच कहाँ मिलेगा? ऑफ गट में मिलेगा भाई। कि कोई जानवर जब खाएगा तो उसके गट में जाएगा, तो उसके गट में क्या होगा? एल्कलाइन पीएच होगा, तब एक्टिव हो जाएगा और उसको मार देगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्राइकोडर्मा पे पॉइंट है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या होता है? ये हमारा यूज़ होता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ होता है। ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट होता है ऑफ प्लांट्स, ठीक है।
अब बायो कंट्रोल एजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट का है तो प्लांट के डिजीज़ को ख़त्म करेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट करेगा। फिर एक बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया था, उसमें कौन कैना वैलीन बोलते हैं, कौन कैना वैलीन जो होता है, कौन कैना वैलीन ए, ये क्या होता है? तो कौन कैना वैलीन जो होता है हमारा, ये लेक्टिन होता है, ठीक है। कौन कैना वैलीन जो हमारा दे रखा था उसमें, तो वो क्या होता है, लेक्टिन होता है, ओके।